इंट्रोडक्शन। बैड थेरेपी। क्या आप आज के युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं? आप हैरान होंगे कि हमारी मदद की कोशिशें नुकसान कर रही हैं। यह लेख थेरेपी संस्कृति के छिपे खतरों को उजागर करता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर चुनौती को संकट माना जाता है। आज के किशोर इसी हकीकत का सामना कर रहे हैं। माता पिता और थेरेपिस्ट हर छोटी समस्या पर मदद के लिए दौड़ते हैं, पर क्या यह लगातार सहायता चीजों को बिगाड़ रही है? अबिगेल श्रायर का मानना है कि हमने हद पार कर दी है। वे सोचती हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर हमारा ध्यान समस्याएं पैदा कर रहा है। कैसे? बच्चों को यह सिखाकर कि वे जीवन के उतार चढ़ाव से नहीं निपट सकते। सोचिए, जब हम हर बाधा को संभावित आघात मानते हैं तो क्या संदेश जाता है? यह युवाओं को बताता है कि वे अकेले नहीं संभल सकते। श्रायर एक बड़े शब्द से परिचय कराती है, आयट्रोजेनेसिस। इसका मतलब है कि कभी कभी मदद करने की कोशिश नुकसान कर सकती है। क्या हम गलती से एक ऐसी पीढ़ी बना रहे हैं जो जीवन की चुनौतियों के लिए कम तैयार है? क्या युवाओं में बढ़ती चिंता और अवसाद सिर्फ बाहरी दबावों के कारण है? क्या हमारी मदद भी समस्या का हिस्सा हो सकती है? माता पिता और शिक्षक के रूप में हम बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे अच्छी मदद उन्हें चुनौतियों का सामना करने देना है। इस लेख के अंत तक आपको युवा मानसिक स्वास्थ्य पर एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। क्या हम थेरेपी और पेरेंटिंग के तरीके को बदलने के लिए तैयार हैं? हमारे युवाओं का भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है। सोसाइटी कल्चर। हिंदी बुक समरी की एपिसोड 1 में हम ऑथर एबिगेल श्रेयर द्वारा लिखित 2024 में प्रकाशित बैड थेरेपी पुस्तक का सामग्री पर चर्चा करेंगे। पुस्तक का पूरा शीर्षक है बैड थेरेपी, व्हाई द किड्स आर्न्ट ग्रोइंग अप, मतलब बच्चे बड़े क्यों नहीं हो रहे हैं। पुस्तक का जॉनर साइकोलॉजी, पेरेंटिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर। चैप्टर 1, बैड थेरेपी। थेरेपी का अनजाना नुकसान। थेरेपी कभी कभी अनपेक्षित समस्याएं पैदा कर सकती है। इसे आयट्रोजेनेसिस कहते हैं। इसका मतलब है जब इलाज गलती से चीजों को बदतर बना देता है। यह विचार चिकित्सा में लंबे समय से है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में भी यह हो सकता है। कभी कभी थेरेपी या दवाएं व्यक्ति की स्थिति को बेहतर बनाने के बजाय बदतर बना सकती हैं। युवाओं का इलाज करते समय यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कुछ उदाहरण देखें। एक हाई स्कूल छात्र बड़े टेस्ट से पहले घबराता है। उसके माता पिता उसे थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। थेरेपिस्ट कहता है कि छात्र को चिंता विकार है। अब छात्र हर छोटी सी घबराहट पर चिंता करता है। एक कॉलेज छात्र को घर की याद आती है। वह काउंसलर से बात करता है। काउंसलर उसे स्वयं की देखभाल पर ध्यान देने को कहता है। छात्र सामाजिक कार्यक्रमों और कठिन कक्षाओं से बचने लगता है। वह सोचता है कि उसे हमेशा अपनी भावनाओं को पहले रखना चाहिए। ये उदाहरण दिखाते हैं कि थेरेपी कभी कभी लोगों को अधिक नाजुक महसूस करा सकती है। यह सामान्य जीवन की चुनौतियों को बड़ी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बना सकती है। यह युवाओं को कठिन परिस्थितियों से खुद निपटना सीखने से रोक सकता है। जब थेरेपी रोजमर्रा के संघर्षों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का नाम देती है, तो यह एक युवा व्यक्ति के आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचा सकती है। यह उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि वे लगातार मदद के बिना जीवन नहीं संभाल सकते। यह उन्हें स्वस्थ जोखिम लेने या नई चीजें आजमाने से रोक सकता है। कुछ प्रकार की थेरेपी में भावनात्मक सुरक्षा पर ध्यान देने से युवाओं की प्रगति रुक सकती है। यह उन्हें बढ़ने और खुद को खोजने से रोक सकता है। जब थेरेपिस्ट युवाओं की भावनाओं की रक्षा करने की बहुत कोशिश करते हैं, तो यह उनके सीखने और बढ़ने के मौकों को सीमित कर सकता है। ये समस्याएं युवाओं के पूरे समुदायों को प्रभावित कर सकती हैं। यह सोचना महत्वपूर्ण है कि थेरेपी कैसे अनजाने में नुकसान पहुंचा सकती है, भले ही मदद करने की कोशिश की जा रही हो। चैप्टर 2, बैड थेरेपी, ट्रॉमा संस्कृति, उदय और प्रभाव। हाल के सालों में स्कूलों में थेरेपी संस्कृति आम हो गई है। मानसिक स्वास्थ्य पर बात करने का तरीका बदल गया है। समाज में ट्रॉमा पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इससे युवाओं की भलाई और तनाव से निपटने की क्षमता प्रभावित हो रही है। एक मिडिल स्कूल की कक्षा का उदाहरण लेते हैं। शिक्षकों को ट्रॉमा आधारित तरीके अपनाने को कहा जाता है। वे बुरे व्यवहार या खराब ग्रेड को ट्रॉमा का संकेत मानते हैं। छात्र अपने रोजमर्रा के अनुभवों को थेरेपी शब्दों में बताने लगते हैं। वे सामान्य चीजों को ट्रिगरिंग या टॉक्सिक कह सकते हैं। हाई स्कूलों में कुछ रिस्टोरेटिव जस्टिस का उपयोग करते हैं। इसमें सजा की बजाय भावनाओं पर बात करने पर ध्यान दिया
दिया जाता है। बुली किए गए छात्रों को बुली करने वालों के साथ अपनी भावनाएं साझा करने को कहा जाता है। गलत व्यवहार करने वाले छात्र अपनी भावनाओं के आधार पर अपने कार्यों की व्याख्या कर सकते हैं। इन तरीकों के अच्छे इरादे हो सकते हैं, लेकिन वे छात्रों को असहाय पीड़ित महसूस करा सकते हैं। ट्रॉमा और भावनात्मक सुरक्षा पर इतना ध्यान देने से हम युवाओं को कमजोर बता सकते हैं। हम उन्हें चुनौतियों से निपटना सिखाने के बजाय सुरक्षा की जरूरत बता रहे हैं। हमारी व्यापक संस्कृति में ट्रॉमा पर ध्यान इसे और बदतर बना सकता है। हम कॉलेजों में ट्रिगर वार्निंग और काम पर ट्रॉमा वर्कशॉप देखते हैं। इससे हम अपनी मजबूती और लचीलेपन को भूल सकते हैं। युवाओं को भावनात्मक रूप से आरामदायक महसूस कराने की कोशिश में हम उन्हें असहाय बना सकते हैं। उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के बजाय यह उन्हें पीड़ित महसूस करा सकता है। भावनात्मक चुनौतियों से निपटने के तरीके में यह बदलाव लंबे समय तक प्रभाव डाल सकता है। ट्रॉमा को स्वीकार करने और लचीलापन बनाने के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। हमें युवाओं को समर्थन देने के साथ साथ कठिनाइयों का सामना करना और उन पर काबू पाना भी सिखाना चाहिए। चैप्टर 3 बैड थेरेपी, भावनाओं की संस्कृति का अंधेरा पक्ष। आज कई स्कूल भावनाओं और भावनात्मक सुरक्षा पर ध्यान देते हैं। यह अच्छा लगता है, पर इससे समस्याएं हो सकती हैं। छात्र सीखते हैं कि उनकी भावनाएं हमेशा सही होती हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें कभी असहज नहीं होना चाहिए। कैलिफोर्निया के एक फैंसी स्कूल को देखें। यहाँ छात्र छोटी उम्र से ही भावनाओं के बारे में सीखते हैं, पर यह बहुत ज्यादा हो सकता है। एक दिन एमिली नाम की छात्रा ऑनलाइन पोस्ट करती है। वह एक ग्रुप प्रोजेक्ट से परेशान है। वह किसी का नाम नहीं लेती, पर उसकी सहपाठी सारा इसे देखकर दुखी होती है। सारा एमिली की पोस्ट दोस्तों के साथ शेयर करती है। वह कहती है कि एमिली ने बुरा किया। पोस्ट तेजी से फैलती है। अन्य छात्र पक्ष लेते हैं। वे गुस्से में कमेंट करते हैं। एमिली का इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था, पर अब वह बड़ी मुसीबत में है। शिक्षक शामिल होते हैं। माता पिता चाहते हैं कि वे कुछ करें, पर यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सही या गलत है। शिक्षकों को लगता है कि उन्हें कुछ करना चाहिए। वे एमिली को सजा दे सकते हैं या लड़कियों को बात करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अन्य छात्र यह देखते हैं। वे ऑनलाइन बहुत सावधान रहना सीखते हैं। वे दूसरों को परेशान करने से डरते हैं। छोटी छोटी बातें भी बड़े झगड़े बन सकती हैं। इस दुनिया में छात्र हमेशा गलत बात कहने से डरते हैं। उन्हें डर है कि उन्हें बुरा या असंवेदनशील कहा जाएगा। शिक्षकों पर भी पक्ष लेने का दबाव होता है। वे छात्रों को सजा दे सकते हैं, भले ही यह स्पष्ट न हो कि क्या हुआ। युवा बहुत चिंतित हो जाते हैं। उन्हें कभी पता नहीं होता कि अगला कौन परेशान हो सकता है। वे दूसरों के आसपास अतिरिक्त सावधान रहना सीखते हैं। वे गलती से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने से डरते हैं। इस तरह की सोच में बड़ी समस्याएं हैं। यह युवाओं के लिए तनावपूर्ण है। इससे उनके लिए ईमानदारी से बात करना मुश्किल हो जाता है। वे आसानी से अलग राय नहीं रख सकते। एक दूसरे से सीखना मुश्किल हो जाता है। जब हर कोई इतना संवेदनशील हो तो वास्तविक बातचीत करना मुश्किल हो जाता है। लोग बिना झगड़ा किए असहमत नहीं हो सकते। इससे सच्ची सहानुभूति और समझ बनाना मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 4 बैड थेरेपी, कोमल पालन पोषण। एक नया तरीका और उसके परिणाम पालन पोषण के तरीके बदल रहे हैं। कई माता पिता अब कोमल पालन पोषण का इस्तेमाल करते हैं। यह तरीका भावनाओं पर ध्यान देता है और सख्त अनुशासन से बचता है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ इसके प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। कोमल पालन पोषण दयालु और समझदार होने की कोशिश करता है। माता पिता बच्चों की भावनाओं को समझते हैं। वे शायद ही कभी नहीं कहते हैं या कड़े नियम बनाते हैं। इसके बजाय वे समझाते हैं कि कुछ व्यवहार गलत क्यों है। उदाहरण के लिए, एक लड़का लियाम है। उसके माता पिता कोमल पालन पोषण का उपयोग करते हैं। जब लियाम दुकान में शरारत करता है तो वे शांति से समझाते हैं कि यह गलत क्यों है, लेकिन वे अक्सर झगड़े से बचने के लिए मान जाते हैं। जैसे जैसे लियाम बड़ा होता है, उसे समस्याएं आती हैं। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में संघर्ष करता है। वह परेशान होने पर दूसरे बच्चों पर गुस्सा करता है। उसके शिक्षक, जो भावनाओं पर ध्यान देते हैं, उसे अनुशासित करने में हिचकते हैं। वे उसके व्यवहार के लिए बहाने बनाते हैं। कुछ विशेषज्ञ सोचते हैं कि यह तरीका हानिकारक है। वे कहते हैं कि यह नाजुक और अधिकारी बच्चे पैदा करता है। बच्चों को परिणामों से बचाकर माता पिता उन्हें मजबूत नहीं बनने देते। बच्चे महत्वपूर्ण जीवन कौशल नहीं सीखते। ये पालन पोषण शैली लड़कों के लिए विशेष रूप से कठिन हो सकती है। ये कठोरता और स्वतंत्रता जैसे गुणों को प्रोत्साहित नहीं करती। कुछ लोग चिंतित हैं कि यह पुरुषत्व के संकट की ओर ले जाता है। आदर्श दृष्टिकोण प्यार और समर्थन को स्पष्ट नियमों के साथ संतुलित करता है। बच्चों को सीमाओं और परिणामों की आवश्यकता होती है। यह उन्हें मजबूत और स्वतंत्र बनने में मदद करता है।
यह उन्हें वयस्क जीवन के लिए तैयार करता है। माता पिता को आत्मविश्वासी, अच्छी तरह से समायोजित वयस्क बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसका मतलब है भावनात्मक समर्थन प्रदान करना और जिम्मेदारी सिखाना। बच्चों को जीवन की चुनौतियों से निपटना सीखना चाहिए। कोमल पालन पोषण के अच्छे इरादे हैं, लेकिन यह बच्चों को वास्तविक दुनिया के लिए तैयार नहीं कर सकता। मजबूत, सक्षम वयस्क बनाने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण बेहतर हो सकता है। चैप्टर 5, बैड थेरेपी, मजबूत बच्चे बनाना, लचीलेपन की शक्ति। आज के समय में मजबूत बच्चे पालना बहुत जरूरी है। कई माता पिता ज्यादा सुरक्षात्मक या शामिल होते हैं। ये बच्चों के भावनात्मक विकास को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बजाय बच्चों को जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने देने से वे मजबूत और स्वतंत्र बनते हैं। एम्मा और जैक के परिवार को देखें। उनके माता पिता हस्तक्षेप न करने का तरीका चुनते हैं। वे स्पष्ट नियम और परिणाम तय करते हैं, पर वे बच्चों को खोजबीन करने और चुनाव करने की आजादी भी देते हैं। एम्मा अकेले स्कूल जाना चाहती है। उसके माता पिता उस पर नजर नहीं रखते। वे सुरक्षित रास्ता बनाने में मदद करते हैं और सुरक्षा टिप्स देते हैं। फिर वे उस पर भरोसा करते हैं। जब जैक अपना लंच भूल जाता है, वे उसे लाने नहीं दौड़ते। वे उसे खुद समस्या सुलझाने देते हैं। बच्चों के बड़े होने पर माता पिता नई चुनौतियों को प्रोत्साहित करते हैं। एम्मा फुटबॉल टीम में नहीं चुनी जाती। उसके माता पिता उसे सांत्वना देते हैं, पर अभ्यास जारी रखने के लिए कहते हैं। जैक को गणित में दिक्कत होती है। उसके माता पिता उसके लिए हल नहीं करते। वे उसे और संसाधन ढूंढने और कोशिश जारी रखने का सुझाव देते हैं। यह पेरेंटिंग शैली परिणामों, अनुशासन और दृढ़ता बनाने पर ध्यान देती है। बच्चों को संघर्ष और असफलता का मौका चाहिए। इससे वे सीखते और आत्मविश्वास पाते हैं। यह तरीका माता पिता के लिए मुश्किल हो सकता है। समाज अक्सर अच्छी पेरेंटिंग को लगातार शामिल होना और सभी जोखिमों से बचना मानता है। पीछे हटना और बच्चों को अकेले दुनिया का सामना करने देना विश्वास और धैर्य मांगता है। हर बच्चा अलग होता है। कुछ को ज्यादा मार्गदर्शन चाहिए, कुछ को ज्यादा आजादी। माता पिता को हर बच्चे और परिवार के लिए सही संतुलन ढूंढना होगा। लक्ष्य है ऐसे योग्य, आत्मविश्वासी बच्चे पालना जो जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार हों। स्वतंत्रता और लचीलापन बढ़ाकर माता पिता बच्चों को जटिल दुनिया में फलने फूलने के कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। फाइनल समरी। बैड थेरेपी। ये किताब बताती है कि युवाओं की मदद करने की कोशिश कभी कभी उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। इसे मानसिक स्वास्थ्य और परवरिश में आयट्रोजेनेसिस कहा जाता है। जब हम बच्चों को बहुत ज्यादा सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं तो वे कमजोर और असहाय महसूस कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें संतुलन बनाना चाहिए। हमें प्यार और समर्थन देना चाहिए, लेकिन बच्चों को स्वतंत्र भी होने देना चाहिए। उनके लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना अच्छा है। इससे वे मजबूत बनते हैं और जीवन की समस्याओं से निपटने में सक्षम होते हैं। माता पिता, शिक्षक और देखभाल करने वालों को बच्चों की बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उन्हें बच्चों को ऐसी सोच विकसित करने में मदद करनी चाहिए जो उन्हें कठिनाइयों का सामना करने दे। इससे युवा लोग अधिक आत्मविश्वासी और लचीले बनेंगे। संक्षेप में, यह किताब हमें सिखाती है कि बच्चों को मजबूत, योग्य वयस्क बनने में कैसे मदद करें। यह समर्थन और स्वतंत्रता का सही मिश्रण खोजने के बारे में है। इस किताब सारांश को पढ़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह मददगार लगा। कृपया हमारे सारांश को रेट करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगले किताब सारांश में फिर मिलेंगे।